वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BSOC 131 समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में बांटा गया है, जिस दोनों पार्टों में मिलकर टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक पर्सन का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यह समाज विज्ञान की एक शाखा है जो मानवीय सामाजिक संरचना और गतिविधियों से संबंधित जानकारी को परिष्कृत करने और उनका विकास करने के लिए अनुभवजन्य विवेचन और विवेचनात्मक विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है, अक्सर जिसका ध्येय सामाजिक कल्याण के अनुसरण में ऐसे ज्ञान को लागू करना होता है। समाजशास्त्र के विषय वस्तु की विस्तार आमने सामने होने वाले संपर्क के सूक्ष्म स्तर से लेकर व्यापक तौर पर समाज के बृहद स्तर तक है। समाजशास्त्र पद्धति और विषय दोनों के मामले में विस्तृत विषय है। परंपरागत रूप से इसकी केंद्रता सामाजिक स्तर, सामाजिक संबंध, सामाजिक संपर्क, धर्म, संस्कृति और विचलन पर रही है तथा इसके दृष्टिकोण में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध तकनीक दोनों का समावेश है। चूँकि अधिकांश मनुष्य जो भी कुछ करता है वह सामाजिक संरचना या सामाजिक गतिविधि की श्रेणी के अंतर्गत सटीक बैठता। समाजशास्त्र ने अपना ध्यान धीरे धीरे अन्य विषय जैसे चिकित्सा, सैन्य और दंड संगठन, जनसंपर्क और यहाँ तक कि वैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण में सामाजिक गतिविधियों की भूमिका पर केंद्रित किया है। सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों की सीमा का भी व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। 20वीं शताब्दी के मध्य के भाषाई और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने तेजी से समाज के अध्ययन में भाष्य विषयक और व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया है। इसके विरुद्ध हाल के दशकों ने नए गणितीय रूप से कठोर पद्धतियों का उदय देखा है, जैसे सामाजिक नेटवर्क विश्लेषण। समाजशास्त्र के उदय के यूरोपीय समाज की संरचना में व्यापक कारकों को समाज वैज्ञानिकों ने कई दृष्टिकोण से विवेचित किया है। यह दृष्टिकोण निम्नलिखित है: सामाजिक वातावरण, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, वाणिज्य क्रांति, सामाजिक वातावरण। यूरोपीय सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार की जटिलताओं यथा लैंगिक भेद, कुंठा, पारिवारिक टूटन, विचलन जैसी नकारात्मक अभिव्यक्तियों ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसने यूरोप समाज के लिए संरचना को टूटन के कगार पर ला दिया। ऐसे परिवेश में इन समस्याओं के समाधान एवं निराकरण के लिए एक ऐसे विषय की या दृष्टि की आवश्यकता समीचीन थी कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। इसी के परिणाम स्वरूप यूरोपीय चिंतकों ने अपने दृष्टिकोण को सामाजिक संरचनाओं के समाधान और उसके निर्माण पर केंद्रित किया, जिससे समाजशास्त्र विषय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समूहों में साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता है कुछ नियम विधान की, जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों एवं क्रिया को निर्देशित व नियमित कर सके। सामूहिक जीवन के ये नियम विधान, व्यवहार प्रणालियों, मूल्य, मानक एवं आचार विचार व्यक्ति की संस्कृति विरासत का अंग होते हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न विधियों, प्रविधियों, उपकरणों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं को जन्म दिया है। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इन सबके योग को संस्कृति कहते हैं। दूसरे शब्दों में संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। एडवर्ड टाइलर का कथन है कि संस्कृति का वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आदर्श, कानून, प्रथा एवं अन्य किसी भी आचरण क्षमताओं का समावेश होता है, जिन्हें मानव ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषा निम्नलिखित है। रेडफील्ड के अनुसार रेडफील्ड ने संस्कृति की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार उपस्थित की है: संस्कृति कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। श्री कून के अनुसार संस्कृति उन विधियों का समुच्चय है जिसमें मनुष्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीखने का कारण रहता है। हावल का मत है, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार व प्रतिभाओं का कुल योग है। संस्कृति की मुख्य विशेषता इस प्रकार से है: संस्कृति समाज से संबंधित होती है। संस्कृति के प्रति विकास एवं संचार का संबंध समाज से होता है, व्यक्ति से नहीं। समाज से अलग रहकर कोई भी व्यक्ति संस्कृति का न तो विकास करता है, ना ही प्रसार। संस्कृति से सामाजिक गुण पाया जाता है। संस्कृति सामाजिक आविष्कार है। खेती, बागवानी और भोजन पकाने की विधियों का आविष्कार किस एक व्यक्ति ने नहीं किया और ना ही ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा संभव है। प्रथाएं, परंपरा और नियम विधान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। कौटुंबिक व्यभिचार के निषेध का नियम किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। संस्कृत के विभिन्न अवयव ज्ञान, विश्वास, प्रथा, परंपरा, प्रवृत्ति
आदि किसी एक या कुछ व्यक्ति का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरन संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। संस्कृति सीखी जाती है, यह उत्तराधिकारी नहीं बल्कि शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। संस्कृति सीखने से विकसित होती है, व्यक्ति संस्कृति सीखता है, अर्थात ये जन्मजात गुण नहीं है। संस्कृति संचरित होती है, संस्कृति सीखने से संबंधित इसका संचार संभव है। संस्कृति प्रतिदिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की एक विशेषता यह भी कि संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। भोजन, यौन संतुष्टि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इनकी संतुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है और मर्यादित रूप में भी। पहली विधि घोर बर्बरता की सूचक है, जो अंततः व्यक्ति के लिए अहिकारी ही है। मर्यादित रूप संस्कृति का सूचक है, जो पीढ़ियों के सामाजिक अनुभव के फलस्वरूप विकसित हुआ है और जो व्यक्ति के समूह के हितों की बेहतर पूर्ति का श्रेष्ठ साधन है। संस्कृति मानव होती है। संस्कृति की एक विशेषता संस्कृति का मानव होना भी है। संस्कृति मानव समाज की मौलिक विशेषता है। मनुष्य समाजों में किसी प्रकार की संस्कृति नहीं होती। यह सत्य है कि पशु भी अनेक प्रकार के व्यवहार सीखते हैं, परंतु उनका सीखना पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत का रूप नहीं लेता। भाषा के अभाव में पशुओं में संस्कृति का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन संबंधी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और परिवर्तन। सामाजिक शब्द का आशय है समाज से संबंधित और परिवर्तन का आशय भिन्नता का होना। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक संबंधों में परिवर्तन या भिन्नता उत्पन्न होने से। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया और स्थान और परिस्थिति के अनुसार इसकी तेज गति या कम होती रहती है। शाब्दिक दृष्टि से समाज में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। मैकावर पेज के अनुसार इनका कहना है कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों से इनका कहना है कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। गिलीन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जीवन में होने वाले परिवर्तन, चाहे वह परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के कारण, सांस्कृतिक उपकरणों, जनसंख्या के स्वरूप या विभिन्न सिद्धांतों के कारण, या एक समूह में आविष्कार तथा संस्कृति के प्रसार से उत्पन्न हो। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। उद्विकास। डार्विन ने प्राणी की शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को उद्विकास का नाम दिया। इसी के आधार पर स्पेंसर ने सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक उद्विकास का है। बाकी देख लो उद्विकास का। दूसरा प्रगति, तीसरा विकास, चौथा क्रांति। फिर इसके सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। इसका अर्थ है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति के विशेष समूह, विशेष संस्था, जाति, प्रजाति तथा समिति में होने वाले परिवर्तन से नहीं है। इस प्रकार का परिवर्तन व्यक्तिवाद प्रकृति का होता है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौम घटना है। इसका सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कई बार हम परिवर्तन का विरोध करते हैं, फिर भी परिवर्तन को रोक नहीं पाते। कभी यह परिवर्तन जानबूझकर नियोजित रूप में लाए जाते हैं तो कभी अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। पार्ट 1 से हमने 3 क्वेश्चन करे, पार्ट 2 से हम 2 क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सामाजिक संगठन क्या है, इसके विविध परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए। सामाजिक संगठन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता। सामाजिक संगठन की अवधारणा संगठन पर संरचना की इकाइयों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध का सूचक है। सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करना संगठन। हम अपने चारों ओर संगठन की गतिविधियों को देखकर यह भलीभांति समझ सकते हैं कि संगठन कैसे तैयार होता है, यह संगठन की प्रक्रिया किस तरह कार्य करती है। कतिपय उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे मनुष्य का संगठन, इस संगठन को ध्यान से देखिए तो स्पष्ट होता है कि इसमें एक रानी मक्खी होती है और अन्य मक्खियाँ अपना कार्य करती है। यदि हम खेल के मैदान में देखें तो क्रिकेट टीम में गेंदबाज, बल्लेबाज, मैदान में दौड़ को गेंद उठाने वाले खिलाड़ी, विकेट कीपर, यह सब अलग अलग कार्य करते हैं। देखिए सबका लक्ष्य समान होता है। इसी तरह किसी कार्यालय या संस्थान के प्रबंधन को देखा तो ये समझ सकते हैं कार्यालय में किस तरह से अलग अलग स्तर में कर्मचारी विभिन्न कार्यों को संपादित करके संस्थान को लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन की बात सर्वप्रथम ऑगस्ट कॉम्टे ने की थी। उन्होंने समाज में संगठन का आधार एक मत को माना। आज के इस लेख में हम सामाजिक संगठन के अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। इमानुएल दुर्खिम ने नैतिकता और मूल्य मतैक्यता को सामाजिक संगठन का आधार माना है। संगठन संरचना की इकाइयों के बीच प्रक्रियात्मक संबद्धता का सूचक है। सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर काम करने को हम संगठन कहते हैं। ऑगवन तथा निम्फॉक
निम्कोफ के अनुसार परिभाषा एक संगठन विभिन्न कार्यों को करने वाले विभिन्न अंगों की एक सक्रिय संबद्धता है। इलियट और मेरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा या स्थिति है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य तथा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। चार्ल्स कोले के शब्दों में सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रिया तथा उनके बोध का संगठन कहते हैं। सामाजिक संगठन की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला, सामाजिक संगठन एक दशा भी है और एक प्रक्रिया भी है। दूसरा, सामाजिक की निर्माणक इकाइयों में प्रक्रियात्मक संबद्धता एवं संतुलन होने से संगठन की स्थिति निर्मित होती है। तीसरा, सामाजिक संगठन का निश्चित उद्देश्य होता है जिसे प्राप्त करने के लिए इकाइयों के बीच परस्पर सहयोग और एकमत होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का संतुलित रूप सामाजिक संगठन कहलाता है। सामाजिक संगठन का निर्माण करने वाले विभिन्न इकाइयों में प्रक्रियात्मक समूह संबंध होता है। इसी संबंध के फलस्वरूप इन सभी इकाइयों में एकता बनी रहती है। 6, सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील धारणा है। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समुदाय की विशेषताओं का वर्णन करें। समुदाय का तात्पर्य व्यक्ति की किसी भी एक ऐसे बड़े समूह से होता है जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है। जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों और जीवन की किन्हीं एक या दो में इन नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर संबंध हो तो उस समूह को समुदाय कहा जाता है। दूसरे शब्दों में समुदाय को वह मानव समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में सामुदायिक भावना द्वारा संगठित किए गए हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार समुदाय से एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक समूह का बोध होता है जिसमें सब प्रकार के असीमित विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस सामान्य जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उसका निर्माण करते हैं। बोगार्डर्स के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना पाई जाती है। आगरबन एवं निम्कोफ के अनुसार एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है। समुदाय की विशेषताएं आवश्यक तब निम्नलिखित हैं। निश्चित भूभाग, समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। आपको थ्योरी वगैरह है थोड़ी सी पढ़ लेना। फिर समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है। आत्मनिर्भरता। चौथा, सामुदायिक भावना। पांचवा, सामान्य जीवन। समुदाय किसी विशेष उद्देश्य या कार्य की पूर्ति का साधन नहीं होता, इसमें तो सदस्यों को सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय का लक्ष्य सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। इसी फलस्वरूप हम समुदायों में रहते हैं जैसे राष्ट्र, नगर, गांव आदि। इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन ये खत्म होता है। बाकी और क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए या और जानकारी के इग्नू की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।